चलिए इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट दिल्ली से सामने आ रही है। मोदी कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, यानी कि इसका मतलब यह है कि आने वाले शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार इस बिल को सदन में पेश करेगी। रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी में जो रिपोर्ट तैयार की गई, जिसको आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। वन नेशन वन इलेक्शन देश के प्रमुख चुनावी मुद्दों में से एक है, जिसको लेकर आज मोदी कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। शीतकालीन सत्र में अब केंद्र सरकार बिल लेकर आएगी। रिपोर्ट को मंजूरी मिल चुकी है। ये मुद्दा काफी चर्चित रहा है। ना कहीं काफी सारी ऐसी पार्टियां हैं जो वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में रही हैं, तो कई ऐसी पार्टियां भी हैं जिन्होंने इसको लेकर असहमति जताई। कई ऐसी राज्य सरकारें भी हैं जो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर असमंजस की स्थिति में देखने को मिली है। हालांकि अब मोदी कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और शीतकालीन सत्र में इस बिल को पेश किया जाएगा। इसके बाद अब तमाम राज्यों में और केंद्र के इलेक्शन जो है एक साथ होंगे। इस रिपोर्ट में काफी सारी ऐसी दिलचस्प बातें भी हैं जिसको लेकर हाल फिलहाल में काफी ज्यादा चर्चा देखने को मिली है। चलिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में इस वक्त हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, वन नेशन वन इलेक्शन सबसे ज्यादा चर्चित मुद्दा कह सकते हैं कि आज कैबिनेट ने इसे पास कर दिया है और इसे शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। काफी सारे पहलू हैं, फायदे भी गिनाए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्षी दलों में इसको लेकर असमंजस भी देखने को मिल रही है। देखिए, ऐसा नहीं है, सारे विपक्षी दल इसके विरोध में नहीं है। जब केंद्र सरकार ने प्रस्ताव लाई थी तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी, जिसने तमाम सारे पॉलिटिकल पार्टियों के लोगों से बातचीत की थी। विधि आयोग से इसमें परामर्श किया गया था, बाकी लोगों से इसमें सुझाव मांगे गए थे और फिर इस निष्कर्ष पर पहुंचे गए थे कि देश को वन नेशन वन इलेक्शन की ओर बढ़ना चाहिए। कल जब मोदी सरकार के 100 दिन हुए तो उसके बाद जो अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा था ये उनके एजेंडे में है और सरकार इस पर आगे बढ़ेगी और इसी सरकार के इसी कार्यकाल में इस बिल को लाया जाएगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि 2029 के जो लोकसभा चुनाव होना है उसके पहले इस पर एक फार्मूला बना लिया जाए, क्योंकि अभी जो संविधान है उसमें लगभग 18 संशोधन करना पड़ेंगे अलग अलग तरीके से, जिसके बाद जो 3 स्तरों पर जो चुनाव होंगे, लोकसभाओं के, राज्यों की विधानसभाओं के और उसके बाद जो नीचे के चुनाव हैं, नगर पालिकाओं के, नगर निगम के, पंचायतों के, ग्राम पंचायतों के, उन सबको एक साथ चुनाव कराना होगा। इसके लिए कितने सारे संसाधन चाहिए, इसको लेकर चुनाव आयोग से कई बार मशवरा हो चुका है। चुनाव आयोग अपनी सहमति जता चुका है और ये मोदी सरकार का चुनावी घोषणा पत्र का वो एजेंडा जिसको लेकर वो बार बार कहते रहे कि हम इसमें आगे बढ़ेंगे। और ये कोई नई बात नहीं। जब आज़ादी के बाद सब पहले चुनाव हुए तो लगभग 2-2.5 दशक तक पूरे देश में वन नेशन वन इलेक्शन होते थे। लेकिन जब बाद में कांग्रेस के रीजन में राज्य सरकारों को बर्खास्त करने का जो सिलसिला शुरू हुआ, धारा 356 लगाने का, अलग अलग कारणों से कई सारी राज्य सरकारों को बर्खास्त किया गया। बाद के दौर में किसी अलग अलग कारणों से केंद्र सरकार लंबी चली नहीं, बार बार नए नए प्रधानमंत्री बनाया गया। इसके बाद ये स्थिति बनी देश में कि अब अलग अलग समय चुनाव होते। तो हो ये रहा है कि पूरे 5 साल देश में कहीं ना कहीं चुनाव होता रहता। आज भी हम जब बात कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर में पहले फेज़ की वोटिंग चल रही है, इसके बाद हरियाणा में चुनाव होना है, कुछ महीने बाद फिर महाराष्ट्र झारखंड के चुनाव होना है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देकर कह दिया कि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के साथ हमारे दिल्ली के चुनाव करा लिए जाए, जबकि वो उसमें लगभग 5 महीने का वक्त है। तो पूरे समय जब चुनाव चलते रहते हैं उसके कारण बार बार आपको आचार संहिता लगाना पड़ती है, जिसके कारण विकास कार्य ठप होते हैं। मध्य प्रदेश में हमने देखा था कि नवंबर में लोकसभा विधानसभा के चुनाव समाप्त हुए और उसके कुछ महीने बाद लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई। तो आमतौर पर इसमें 45 से लेकर 55 दिन तक का वक्त खराब होता है। खराब इसलिए कह सकते हैं क्योंकि आचार संहिता लग जाती है तो कोई भी ऐसे काम हो नहीं पाते। इसके बाद जब नई सरकार का गठन होता है, फिर शपथ ग्रहण होता है, मंत्रिमंडल का चयन होता है, ये सारी ऐसी प्रक्रिया जो 2 से 3 महीने का समय खराब होता है, जिसके कारण वन नेशन वन इलेक्शन में सारे चुनाव अगर एक साथ होंगे तो सरकार को ये करना पड़ेगा कि कुछ सारी जो विधानसभा हैं उनका कार्यकाल या तो बढ़ाना पड़ेगा, कुछ का ऐसा है कि आपको समय के पहले चुनाव कराना पड़ेंगे। मान लीजिए मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़, झारखंड की, तो 2028 में हमारे तीनों विधानसभाओं का टेन्योर खत्म होगा, बाकी के 2 राज्य इसमें शामिल हैं। तो उनका आपको या तो कार्यकाल बढ़ाना होगा
इसके साथ ही जिन राज्यों में अभी चुनाव होना, हरियाणा की हम बात कर रहे हैं, हम जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पहले 6 साल के लिए होते थे, अब 5 साल के लिए संविधान संशोधन करके 5 साल में अब चुनाव होना है। झारखंड की बात कर लें, हम महाराष्ट्र की बात कर लें, तो हो सकता है कि इनका कार्यकाल आपको कम करना पड़े। कई सारी पॉलिटिकल पार्टियां इसके पक्ष में हैं, लेकिन कांग्रेस की बात करें, कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें, एनसीपी की बात करें, तृणमूल कांग्रेस की बात करें, ये तमाम सारे राज्य इसके खिलाफ हैं, कई सारी राजनीतिक पार्टियां। जहाँ तक बीजेपी की बात है, बीजेपी के साथ भी ये संकट है क्योंकि उसको अकेले के दम पर बहुमत नहीं है। ये मोदी 3 सरकार जो है 03, ये एनडीए की सरकार है, क्योंकि इसमें चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार 2 बड़े प्लेयर हैं जो कि बाहर से जो सरकार में साथ रह के समर्थन कर रहे हैं। बीजेपी की 240 सीटें, अगर बीजेपी अपने दम पर बहुमत ले आती तब शायद हो सकता था कि इसको वो अपने तरीके से लागू करा सकती थी, लेकिन पहले उनको अपने सहयोगी दलों को विश्वास में लेना होगा। और मुझे लगता है कि जब सरकार कैबिनेट में यह प्रस्ताव लाई और पास कराया है, तो सारे उनके जो कैबिनेट के जो सहयोगी एनडीए के जो घटक दल हैं उनसे सलाह मशविरा हो गया होगा, उनकी राय ले ली होगी। हो सकता है एकाध एक दल छोटा मोटा अगर इसके खिलाफ हो, लेकिन मुझे लगता है कि मोटे तौर पर एनडीए में इसको लेकर सहमति बन गई होगी। इसके बाद ही ये बिल आज कैबिनेट में आया है। और शीतकालीन सत्र जिसमें अब ज़्यादा वक्त बचा नहीं है, नवंबर दिसंबर में सत्र आ जाएगा, तो हो सकता है इसमें ये बिल पास ले आए। अब राज्यसभा में इसको पास कराना एक बड़ी चुनौती होगी और सरकार की कोशिश होगी कि आम सहमति इस पर बाकी जो राज्य दल हैं उनकी भी ले ली जाए। अगर नहीं बढ़ता तब भी मुझे लगता है कि केंद्र सरकार इस दिशा में आगे बढ़ेगी। ठीक है, बीजेपी से हमारे साथ राजपाल सिसोदिया जी जुड़ गए हैं। राजपाल जी, आज कैबिनेट में 1 नेशन 1 इलेक्शन का प्रस्ताव जो है अप्रूव जरूर हो गया है, लेकिन जाहिर तौर पर जो दूसरे तमाम विपक्षी दलों में जिनकी सरकार है उनको भी आपको साथ लेकर चलना होगा। कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए। ये जो बिल पास हुआ है देश की जनता के दिल की बात है। देश की जनता ये चाहती है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू हो। देश की जनता चाहती है। अभी राजपाल जी बिल नहीं आया है, बिल आएगा, अभी तो केवल प्रस्ताव आया है। बिल के लिए प्रस्ताव आया है जी, तो प्रस्ताव के बाद बिल आएगा और 100% आएगा। इसलिए आएगा कि अगर प्रस्ताव पास हुआ है कैबिनेट में तो कहीं ना कहीं मोदी जी के कैबिनेट ने बातचीत करने का काम किया होगा। निश्चित तौर पर हमारे एनडीए के द्वारा जो बिल लाया गया है, ये आने वाले समय में आप हम देखेंगे ये बिल पास होगा। और ये दिल की बात है, जनता ये चाहती है। और यह सरकार जो है, सरकार जनता की सरकार है। जनता के मंत्री जो है, जनता के दिल से जो है, उसको पूरा करने के लिए हम प्रतिबद्ध थे। आम चुनाव के पहले मोदी जी की सरकार, मोदी जी ये चाहते थे कि देश के अंदर 1 नेशन 1 इलेक्शन का बिल आए, तो उस दिशा में हमने प्रयास किया है। और आने वाले समय के सत्र में आप देखेंगे कि सदन के अंदर इसके ऊपर बहुमत मिलेगा तो पास भी होगा। कहीं ऐसा तो नहीं होगा राजपाल जी कि जो हमने देखा वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक जो लाया था बिल, उसको बाद में जेपीसी को भेज दिया गया है, तो इसमें भी आपको लग रहा है कि पास करा लिया जाएगा या जेपीसी जाने की नौबत बनेगी इसमें? देखिए, संभावनाओं में तो बात नहीं कर सकते कि अगर ऐसा होगा तो कैसा होगा, पर ये जरूर है कि कुल मिला के यह बिल पास होगा, ये मेरे को विश्वास है। ये मुझे विश्वास है, ये पार्टी के नेतृत्व ने अगर इस काम को शुरू किया है तो इसको अंजाम तक ले जाने का काम एनडीए की सरकार करेगी। चलिए, हमारे साथ कांग्रेस से समर जी जुड़े हुए हैं। समर जी, चुनावी व्यवस्था को सुदृढ़ करने की बात हो रही है, कहा जा रहा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा तो चुनाव जो है कम खर्चीला होगा, व्यवस्था और बेहतर हो पाएंगी। क्यों, इस बात का विरोध क्यों हो रहा है? 1 नेशन 1 इलेक्शन तो पहले भी पहला देश का चुनाव जब हुआ था कांग्रेस के समय में, तो तब भी तो 1 नेशन 1 इलेक्शन हुआ था, तब तो ये शगुफा नहीं था। आज ये शगुफा क्यों लग रहा है? बताना चाहेंगे कि 5 बार ऐसा हुआ है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन मतलब एक ही समय पर विधानसभा और लोकसभा चुनाव हुए हैं। लेकिन चूंकि अभी जो छोटे दल हैं इनको खत्म करने की भारतीय जनता पार्टी की ये साजिश है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भारत के अंदर एक साथ चुनाव होंगे तो वहां पर क्षेत्रीय दलों के जो मुद्दे होते हैं वो अलग होते हैं और देश के जो मुद्दे होते हैं वो अलग होते हैं। किसी जिले के मुद्दे अलग होते हैं, जैसे देखा जाए तो किसी प्रदेश के मुद्दे अलग हैं। जैसे अगर देखा जाए तो बिहार के मुद्दे जो हैं चुनाव के और गुजरात के जो मुद्दे हैं वो अलग अलग हैं। तो एक प्रकार से देखा जाना चाहिए कि छोटे दलों को खत्म करने की भारतीय जनता पार्टी की साजिश है और ये संवैधानिक चुनौती के साथ में लोकतांत्रिक मूल्यों का भी हाथ इसके अंदर हमको होता दिखता है कि भारत जो है की जो धारणा है वो भारत जो है राज्यों का एक संघ है और राज्य की अलग अलग डिमांड्स है। तो ये बहुत सारी चीजें यहाँ पर ऐसी संवैधानिक संशोधन के माध्यम से इनको सारी चीजें करनी होगी और मुझे नहीं लगता कि बहुत अब आज के समय में ये फेवरेबल है। जहाँ पहले हुआ करते थे चुनाव वो बात अलग है, लेकिन उसके बाद में कई क्षेत्रीय दल ऐसे बन गए हैं जो कि अपने अपने स्तर पर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और लोगों को वहाँ पर डिलीवरी भी अच्छी दे रहे हैं।
तो ये मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक मूल्यों का हास एक तरीके से, और ये चीजें नहीं होना चाहिए। और जहां तक बात है कि जो दोनों दल हैं अभी एनडीए के, जो दो बैसाखियां हैं, वो जो है वो क्षेत्रीय दल के रूप में ही उनको देखा जाता है, वो एक राज्य की पार्टियां हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो भी इसके अंदर सहमति इनकी कोई बनेगी आने वाले समय में। यू टर्न की सरकार है, इसके ऊपर भी यू टर्न ले लेंगे आने वाले समय में। आप देखेंगे कि अग्निवीर में भी यू टर्न आने ही वाला है, क्योंकि हरियाणा में जो हाल जो आपने पॉइंट रखा है उस पर जवाब लेते हैं। मनोज जी, इस पर जवाब चाहूंगा। कहीं ना कहीं ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो छोटे क्षेत्रीय दल हैं इनकी बजट ज्यादा नहीं होता, इलेक्शंस लड़ते हैं। अगर बात करें हम बड़े बड़े जो केंद्र के दल हैं, चाहे बीजेपी और कांग्रेस, उनकी तुलना में क्षेत्रीय दल बहुत छोटे छोटे होते हैं, उनके पास इनकी आर्थिक क्षमता नहीं होती है। तो क्या इस वजह से वो कह रहे हैं कि अगर एक साथ सारे चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं इस तरह से जो फेडरलिस्टिक सिस्टम है, संघवाद है, वो प्रभावित होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जो समर जी ने कहा तो उनके जवाब में, उनका सवाल में उनका जवाब है। आम आदमी पार्टी कितने साल पुरानी है? चुनाव उन्होंने बनते ही जिस कांग्रेस के खिलाफ वो चुनाव लड़े, शीला दीक्षित को 25,000 वोट से अरविंद केजरीवाल ने हराया था, वो शीला दीक्षित उसी पार्टी कांग्रेस ने मिलकर आम आदमी पार्टी से पहली सरकार बनाई। उन 50 दिन में अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया। उस अरविंद केजरीवाल की 2 राज्यों में सरकार है, पंजाब में और दिल्ली में, और उन्हीं अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का दिल्ली में पिछले 3 चुनाव से खाता नहीं खुला है, जबकि पिछले एक बार 67 सीटें जीते हैं, दूसरी बार वो 62 सीटें जीते हैं। कांग्रेस को 2 बार वहाँ 0 हासिल हुआ है। तो ऐसे में कैसे कह सकते हैं, क्योंकि उसी दिल्ली की जनता ने राज्यों के मुद्दे पर अलग चुनाव वोटिंग की है, उसने केंद्र के मुद्दे पर अलग वोटिंग करता है। इसी मध्य प्रदेश में हमने 2018 में देखा था, छत्तीसगढ़ में देखा था, राजस्थान में, कि यहाँ पे सत्ता से बेदखल कर दिया था बीजेपी को। लेकिन लोकसभा के चुनाव में उस पार्टी ने बीजेपी को कांग्रेस को, बीजेपी को चुना, वो कांग्रेस को चुना विधानसभा चुनाव में। तेलंगाना उदाहरण है, कर्नाटक इसका उदाहरण है कि बीजेपी को लोकसभा में अच्छी खासी सीटें मिलती हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। राजस्थान में आप देख लीजिए, बीजेपी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 29 की 29 सीटें जीती, लेकिन राजस्थान में क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्म किया और बीजेपी को पीछे धकेल दिया। महाराष्ट्र इसका उदाहरण है कि क्षेत्रीय दलों के सारे बीजेपी ने सरकार बनाई और उन्हीं क्षेत्रीय दलों के महाविकास अघाड़ी ने बीजेपी को 23 से 9 सीटों पर ला दिया, लोकसभा में अकेले के दम पर सीटें घटा दिए। उसी क्षेत्रीय दल में ममता बनर्जी, वो कहाँ से निकली? कांग्रेस तोड़कर निकली थी। उसी क्षेत्रीय दल ने कांग्रेस का, वहाँ देखिए, खाता नहीं खुला पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में। आप जम्मू कश्मीर में क्षेत्रीय दल के साथ ही कांग्रेस ने गठबंधन किया है। आप देखिए लोकसभा में वही कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली और हरियाणा, दिल्ली में चुनाव लड़ती साथ साथ, हरियाणा में 1 सीट छोड़ती, लेकिन पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। अभी हरियाणा में 1 सप्ताह पहले तक माना जाता कि दोनों दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अचानक से आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने चली जाती है। तो जिसके पास मुद्दे होंगे, आप देख लीजिए, बिहार की बात कर लीजिए, कब से कांग्रेस सत्ता से बाहर है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी अभी 2 टर्म छोड़ने लगातार, तो बीच में क्षेत्रीय दल लगातार रहा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा रही हो, चाहे बसपा ने समाजवादी पार्टी की सरकार साथ मिलकर सरकार बनाई हो, चाहे बसपा ने बीजेपी के समर्थन से बनाई हो, चाहे बसपा कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ी हो, चाहे सपा कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ी हो। आप दक्षिण भारत में देख लीजिए, डीएमके, एआईडीएमके के दोनों के बीच में कांग्रेस कहाँ थी? बारी बारी से एक दूसरे के समर्थन में रही, डीएमके के साथ वो खड़ी, लेकिन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ते हैं। केरल में आप देख लीजिए, गठबंधन के साथ कांग्रेस लंबे समय से सरकार चला रही है। कभी कम्युनिस्टों के साथ गठबंधन की सरकार आ जाती, कभी कांग्रेस के साथ सरकार आ जाती है। बीजू जनता दल ने कांग्रेस को 2 दशक तक सत्ता से बाहर रखा उड़ीसा में, अब बीजेपी की वहां सरकार है। तो ऐसा नहीं कि क्षेत्रीय दलों को खत्म हो जाएगा, बल्कि क्षेत्रीय दल जो अच्छा डिलीवर करेंगे। आप दिल्ली में आम आदमी पार्टी देख लीजिए, बीजेपी ने तमाम प्रयास कर लिए। पिछले 3 चुनाव पर शीला दीक्षित जीती और 3 चुनाव में आम आदमी पार्टी लगातार जीत रही है, बीजेपी दूसरे नंबर पर सिमट गई है। आपने काफी लंबी फहरिस्त दी श्रीमान, लेकिन हम एक ही चुनाव को, मतलब जो पूरे चुनाव है विधानसभा लोकसभा, एक ही टाइमलाइन में करने की बात कर रहे हैं। आपने जितने भी उदाहरण, जब तक आपने धारा 356 नहीं लगाई, सरकारें बर्खास्त नहीं की, तब तक एक देश में एक इलेक्शन होता था। और उस समय भी क्षेत्रीय दल थे, अकाली दल जैसा क्षेत्रीय दल था, जनसंघ भी बहुत बड़ा दल नहीं था, छोटी सी पार्टी थी। मैं आज के परिप्रेक्ष्य में आपसे चर्चा करना चाह रहा था कि 1 नेशन 1 इलेक्शन जो नई चीज आई है मोदी जी द्वारा, तो उसके अंदर जितने भी आपने नाम लिए हैं, ये सेम टाइमलाइन के अंदर होने वाले चुनाव नहीं है। आप जितने भी बातें कर रहे हैं, भले बीजू जनता दल की कर रहे हैं, या फिर आप ममता बनर्जी की बात कर रहे हैं, केरल के चुनाव की बात कर रहे हैं, पंजाब के चुनाव की बात कर रहे हैं, या दिल्ली के चुनाव की बात कर रहे हैं, वहां पर लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ नहीं हुए जिस समय की आप बात कर रहे हैं। और सभी टाइमलाइन आप देखिए ना, उसके अंदर हमारा कहना यह है कि पहले तो जो है 1 नेशन 1 इलेक्शन जो है संभव नहीं है, और ये मोदी सरकार ला ही नहीं सकती, क्योंकि इनमें 5 संवैधानिक, इसी लोकसभा के साथ हमने देखा ना, आंध्र प्रदेश में चुनाव हुए थे, 5 उड़ीसा में चुनाव हुआ था, इसी लोकसभा के साथ उड़ीसा में चुनाव हुआ है, आंध्र प्रदेश में चुनाव हुआ। क्षेत्रीय दल चंद्रबाबू नायडू ने जीत हासिल की ना वहाँ।
पश्चिम उड़ीसा में बीजेपी जीती है, लेकिन बीजेपी ये जीतने के बाद केवल 1% वोट शेयर का अंतर है बीजू जनता दल और बीजेपी के बीच में। सरकार भले बीजेपी की हो, तो ऐसा नहीं है कि ये हुए नहीं है, पहले नहीं हुए, अभी भी हुए। इसी रिजिम में लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव हुए कुछ राज्यों में। जहाँ तक बात है वन नेशन वन इलेक्शन का जो पास करवाना है, इसको संवैधानिक संशोधनों की 5 संवैधानिक संशोधनों की जरूरत पड़ेगी, और मुझे नहीं लगता कि मोदी जी के पास लोकसभा और राज्यसभा पर्याप्त संख्या है। 5 नहीं 18 है, 18 संशोधन होंगे कुल मिलाकर। इसमें एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है, समर सिंह जी के एक पॉइंट को ले लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस की सरकार आई थिंक 1962 से वन नेशन वन इलेक्शन होता रहा और ज्यादातर कांग्रेस जो है उस वक्त सरकार में थी, सबसे ज्यादा ताकतवर थी। तो ये जो असुरक्षा की भावना विपक्षी दलों में क्या इसलिए है क्योंकि इस वक्त बीजेपी सबसे ज्यादा ताकतवर है, 18 राज्यों में उनकी सरकार है, केंद्र में उनकी सरकार है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर इससे पहले कांग्रेस की देखिए, पूरे देश में कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी। 84 में तो कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी, जो नेहरू जी को नहीं मिली थी आज़ादी के बाद। 414 सीटें जीती थी कांग्रेस ने, तमाम सारे राज्यों में कांग्रेस की सरकार। और अभी भी जो बीजेपी कह रही थी कांग्रेस मुक्त था, तो अभी भी आप देखिए कर्नाटक में सरकार बनी उनकी, हिमाचल प्रदेश में उन्होंने सरकार बनाई है, तेलंगाना में उन्होंने सरकार बनाई है। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस नहीं है। सवाल ये उठता है कि अगर आप किसी चीज़ पर आगे बढ़ रहे हैं तो आपके पास मुद्दा है ना, आप कह दीजिए कि वन नेशन वन इलेक्शन ठीक है, मोदी सरकार लागू करा ले, एनडीए सरकार। अगर हमारी सरकार आएगी हम इसका रिव्यू करेंगे, खत्म कर देंगे, क्योंकि तमाम सारे मुद्दों पर कांग्रेस कह ही रही है ना। अगर वहाँ पे और जो सुविधा के हिसाब से जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ समझौता, वो कह रहे हैं कि हम अगर चुनाव जीते हैं तो हम 370 हटाएंगे, लेकिन कांग्रेस नहीं कह रही है, क्योंकि कांग्रेस को पता है ये संभव नहीं और ये देश के हित में 370 का हटना। तो कांग्रेस इस मुद्दे पर चुप है वहाँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया राज्यपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया समर जी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव कैबिनेट में मंजूर हो चुका है। अब माना ही जा रहा है कि शीतकालीन सत्र में इसे प्रस्तुत किया जाएगा। अब देखना होगा कि सदन के अंदर इस पर किस तरह की बहस देखने को मिलती है। काफी सारे दिलचस्प प्रावधान हैं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, और देखना होगा। कह सकते हैं कि इंडिया के फेडरलिस्टिक सिस्टम में एक नया एक्सपेरिमेंट भी एक तरह का हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले के समय में और आज के समय में जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है काफी बदल चुके हैं, और जो दावे चाहे विपक्ष की तरफ से किए जा रहे हो या केंद्र की तरफ से, वो कितने सही साबित होते हैं, खैर वो आने वाले समय में ही स्पष्ट हो जाएंगे।